हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 सेट कंप्लीट कर लिया था। सेट नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज है हमारा सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 है। आज इसको पूरा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो भी पहले का वीडियो है वो आप पूरा देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में दिया गया है। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप पहले वो सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह और हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर हाँ, इसका टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑफिशियल ऐप है उससे जुड़कर आप इसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इसके पूर्व हम लोग देख लिए थे टेस्ट नंबर 10 तक। आज जो है हमारा है टेस्ट नंबर 11। टेस्ट नंबर 11 को जिस तरह हम कंप्लीट करेंगे आप देखिएगा, इसी तरह और पीछे भी करवा दिया गया है और आगे भी करवाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं टेस्ट नंबर 11 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? उत्कल प्रांतीय किसान सभा, बात किया गया है उत्कल। उत्कल किसका नाम था? तो उत्कल जो नाम था वो था उड़ीसा का नाम। ठीक है, उत्कल जो नाम था उड़ीसा का नाम था। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। बात किया जाए उत्कल क्रांतीय किसान सभा, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता कौन थे? तो ये थे मालती चौधरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा मालती चौधरी थे। ऑप्शन हो जाएगा ए, मालती चौधरी। बात किया जाए भारत में प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा का वही एनजी रंगा जो थे वो सचिव थे। एनजी रंगा सचिव होते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया था उत्कल प्रांतीय किसान सभा का, तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे मालती चौधरी थे। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है? बात किया जाए विजयनगर का, तो विजयनगर के जो संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का हैं, और इसमें 4 राजवंश का शासन होता है, संगम, सुलुभ, तुलुभ और आरविडु। विजयनगर में 4 राजवंश का शासन होता है। 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की जाती है। उसमें गजबेटकर की उपाधि किसे दिया गया था? तो देवराय द्वितीय को दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि दी गई। ये संगम वंश के प्रमुख तथा सबसे प्रतापी शासक थे। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे देवराय द्वितीय। इन्हें गजबेटकर की उपाधि दी गई थी। गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी। सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय में हुआ। देवराय द्वितीय के समय में इन्होंने भी श्रीलंका पर अपना अधिकार किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। बात किया जाए बुका प्रथम का, तो बुका प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुका प्रथम ने धारण किया था। और बात किया जाए देवराय प्रथम का, तो देवराय प्रथम से एक इम्पोर्टेंट याद रखना है, देवराय प्रथम के समय में ही निकोलो कॉन्टी आया था। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी यात्री आया था। ठीक है, तो देवराय द्वितीय से याद रखिएगा, देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि दी गई थी। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और देवराय द्वितीय से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, यात्री है अब्दुल रज्जाक जो भारत आता है। इसी के समय में देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक यात्री भारत आता है, और इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है मतला ए शाहीन। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखता है अब्दुल रज्जाक मतला ए शाहीन। ठीक है, तो देवराय द्वितीय से याद रखिएगा, संगम वंश का सबसे प्रतापी रूलर था। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की, तथा इसी के समय अब्दुल रज्जाक एक यात्री आता है जिसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा मतला ए शाहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को अधिकारी को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल, बात किया जाए सल्तनत काल, तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से
गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश तक जो रूल करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। और उसमें प्रमुख गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहलाते थे बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक कहलाते थे। मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब व्यापार और बाजार का पर्यवेक्षक होता था, व्यापार और वाणिज्य का पर्यवेक्षक मुहतसिब कहलाता था। नेक्स्ट है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था? तो इन्होंने दौलताबाद को प्रमुख केंद्र बनाया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मार्लो मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार का बात किया जाए तो मार्ले मिंटो सुधार भारत में 1909 में पेश किया गया, 1909 में आया था, जिसके मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो सेकेंड यहाँ के वायसराय होते हैं और उन्हीं के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाती है। ठीक है, तो बतलाया गया है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। 1909 में पेश किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान था, बिल्कुल इसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रावधान किया गया था। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, यही गलत है। मार्ले जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि राज सचिव हुआ करते थे। ठीक है, राज सचिव हुआ करते थे। जो पद बनाया गया था 1858 ईस्वी के 1858 के एक्ट से एक राज सचिव का पद बनाया गया था। वही राज सचिव जो होते हैं वो होते हैं जॉन मार्ले। और मिंटो का बात किया जाए तो मिंटो द्वितीय यहाँ के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो याद रखना है मार्ले कौन थे? तो सचिव थे, राज सचिव थे। इसी तरह बात किया जाए 1919 में तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। तो मॉन्टेग्यू जो रहते हैं वो भारत के राज्य सचिव रहते हैं और चेम्सफोर्ड रहते हैं वो गवर्नर जनरल रहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, वही मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। नेक्स्ट बतलाया गया है इस सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार को बढ़ाया था, बिल्कुल, यानी कि ACD सही है यहाँ पे, सॉरी A, B और D सही है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो C सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा मार्ले भारत के गवर्नर जनरल नहीं राज सचिव थे, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट बात करते हैं, छठा नंबर है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब के द्वारा किया गया था। शिवदयाल साहब, बात किया जाए शिवदयाल साहब का तो 15 फरवरी 1861 को शिवदयाल साहब द्वारा राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब के द्वारा की गई थी। बात किया जाए BR शिंदे का, BR शिंदे से क्वेश्चन याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना BR शिंदे के द्वारा किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना BR शिंदे के द्वारा। वही अगर पूछा जाए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो था वो BR अम्बेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिप्रेस्ड क्लास मिशन के संस्थापक थे BR शिंदे और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वो हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, वही बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी BR अम्बेडकर के द्वारा ही लाया गया था। अच्छा, बात किया जाए नारायण गुरु का, नारायण गुरु से संबंधित याद रखना है, नारायण गुरु से पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एक समाज सुधारक थे और समाज सुधारक के अंतर्गत इन्होंने प्रमुख कार्य किया था, वो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित थे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे शिवदयाल साहब, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट ये देखते हैं 7 नंबर, संविधान निर्मात्री समिति और उनके अध्यक्ष की सूची को 1 को 2 से मिलान करें। संविधान निर्मात्री समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। वही बात किया जाए संचालन समिति का, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के। और इनके द्वारा अध्यक्षता जो किया जाता है 1934 का कांग्रेस का अधिवेशन किया जाता है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष रहते हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है मूल अधिकार संबंधी उप समिति। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं JB कृपलानी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं S वारदाचार्यार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष होते हैं S वारदाचार्यार। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। वही सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष जो होते हैं S वारदाचार्यार होते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो मुकदमा आता है वो आता है 1992 में। 1992 में आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। और उस समय जो CJI रहते हैं वो होते हैं मधुकर हीरालाल कानिया, यानी कि MH कानिया सही उत्तर हो जाएगा। मधुकर हीरालाल कानिया, MH कानिया रहते हैं। ऑप्शन A हो जाएगा सही। MM पुंछी आयोग के गठन के समय होते हैं। पुंछी आयोग इन्हीं की अध्यक्षता में गठन किया जाता है। PN भागवती जब PIL लाया गया था भारत में, PIL की अवधारणा से संबंधित है PN भागवती। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के समय MH कानिया। पूरा नाम है मधुकर हीरालाल कानिया। जस्टिस हीरालाल J कानिया जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम CJI थे, वही MH कानिया यानी कि मधुकर हीरालाल कानिया जो थे 1992 में थे। याद रखना है ऑप्शन A सही हो जाएगा MH कानिया। नेक्स्ट है चुनाव के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? चुनाव के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति ऑप्शन हो जाएगा C। चुनाव से संबंधित सुधार करने के लिए विभिन्न समितियां का गठन किया गया, जैसे तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, के संथानम समिति इत्यादि। तो यहाँ पे पूछा गया है चुनाव के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था इंद्रजीत गुप्ता समिति का। ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है। शुद्ध आय की गणना कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 51 के बीच की गई है। शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 279 के अंतर्गत है। ऑप्शन हो जाएगा B, अनुच्छेद 279 में। वही बात किया जाए 280 में, तो 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है कन्हाई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी? कन्हाई चटर्जी द्वारा किस संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी? तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर की स्थापना की गई थी कन्हाई चटर्जी द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन में शैल गैस का संसाधन पाया जाता है? भारत के निम्न क्षेत्रों में से किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो इनमें से सभी में हो जाएगा। शैल गैस पाए जाते हैं कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है हरियाली योजना संबंधित है किस चीज़ से? हरियाली योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है मृदा प्रबंधन, वायु प्रबंधन, फसल प्रबंधन और जल प्रबंधन। सही उत्तर हो जाएगा जल प्रबंधन से। जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। बात किया जाए जल संरक्षण अधिनियम, तो एक याद रखना है जल संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में, जिसे 1988 में संशोधन भी किया गया था। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में। वही अगर बात किया जाए वायु संरक्षण अधिनियम, और वायु संरक्षण अधिनियम आया था, वो आया था 1981 में। एक याद रखना है ग्रीन मफलर, ठीक है। ग्रीन मफलर जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो वो है वायु संरक्षण से।
ग्रीन मफलर योजना वायु संरक्षण से संबंधित है और हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। विश्व के 3 प्रमुख पूर्ण निर्यात पतन में से कौन सा एक नहीं है? विश्व में 3 प्रमुख पूर्ण निर्यात पतन में कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोलकाता का पतन। ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलकाता पतन। इसके अलावा सिंगापुर, कोपेनहेगन और रॉटरडैम सभी है। नेक्स्ट है, सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना उन्नत किस्म है किसके? सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना उन्नत किस्म है, ये सभी गेहूं की किस्म है। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही बात किया जाए, पूसा, जया, सुगंधा, ये सभी धान की किस्म है। पूसा, सुगंधा, जया, ये सभी धान की किस्म है। ठीक है। वही बात किया जाए, सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना, ये सभी गेहूं की किस्म है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह निकाला गया है सतलज नदी से। ऑप्शन हो जाएगा सी। सतलज नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकसताल से है, जहाँ इसका स्थानीय नाम है लोकचेन खवाम्ब। लोकचेन खवाम्ब के नाम से इसे जाना जाता है तिब्बत में। वही भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है तथा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज नदी। ठीक है। सरहिंद नहर के अलावा सतलज नदी से जो निकलने वाला है नांगल बांध की नहर, सरहिंद और वेस्ट दोआब की नहर, सरहिंद नहर, राजस्थान नहर, बीकानेर नहर, ये सभी जो है सतलज से ही निकाली गई है। ठीक है। सतलज नदी से निकाले गए प्रमुख नहरों में बात किया जाए तो एक हो गया सरहिंद नहर, नांगल बांध की नहर, राजस्थान नहर, बीकानेर नहर, ये सभी सतलज नदी से ही अपना जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? मानसून का प्रस्फोट होना यानी कि मानसून का आगमन मानसून का प्रस्फोट कहलाता है और उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, पूर्वी जेट प्रवाह। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन है, वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। बिल्कुल, वन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण कम किया जाएगा क्योंकि वन में पेड़ होते हैं और पेड़ जो हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे यानी कि ध्वनि को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव यानी कि H बराबर जो होता है I² R/T होता है। ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है I² × R/T और इसका खोज जेम्स जूल के द्वारा किया गया था। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल है। ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरुआत होता है। ऑप्शन डी भी सही है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्रा कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है? पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी जो है वो पीने योग्य है? तो वो है 0.006%। ऑप्शन हो जाएगा डी। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में कितना प्रतिशत जो है वो पीने लायक है? तो 0.006%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट में करके बतलाना है कि हाँ ये चीज़ किया जाए। अगर आपका सुझाव अच्छा लगेगा तो उस पर विचार भी किया जाएगा। तो आप प्लीज़ कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, अबरख कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अबरख यानी कि माइका, अबरख को ही माइका भी कहा जाता है। माइका यानी कि अबरख, और जिसका प्रमुख जो उत्पादक राज्य है झारखंड और आंध्र प्रदेश। झारखंड, आंध्र प्रदेश ये सभी उत्पादक राज्य हैं। बात किया गया है अबरख का यूज जो होता है किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका मेनली यूज किया जाता है विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग में क्यों किया जाता है? क्योंकि अबरख जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है यानी कि उष्मा का अच्छा चालक होता है, वही विद्युत का कुचालक होता है। माइका होता है वो विद्युत का कुचालक, विद्युत का जो होता है वो कुचालक होता है, वही उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होने के कारण, उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका यूज मेनली इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कंडेंसर, कम्यूटेटर, टेलीफोन, डायनमो आदि के निर्माण में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये कहता है विटामिन ए। बात किया जाए विटामिन ए का, तो विटामिन ए के कारण आँख में जो रोग होते हैं जैसे
जीरोथैल्मिया, ऑक्जेल्मिक ग्वाइटर, ये सभी विटामिन ए के कारण आँख वाले रोग होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम बात किया जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। वही बात किया जाए विटामिन डी का तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। पूछा जाता है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो विटामिन डी हो जाता है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। के है रक्त को थक्का न जमने देने वाला विटामिन। बी होता है बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि B1, B2, B3, 4, 5, 7, 11, 12 इस प्रकार से। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। याद रखना है संक्रमण रोधी विटामिन से, तो संक्रमण रोधी विटामिन हमारा होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हिटलर। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर जो था जर्मनी का था और ये संबंधित था नाजी पार्टी थे से, जो 1918 में नाजी दल का स्थापना करता है। 1918 में नाजी दल का स्थापना करता है हिटलर। जर्मनी का चांसलर बनता है 1933 में और यह बुक लिखता है मेन कैम्प, ठीक है, मेरा संघर्ष, इंपॉर्टेंट है, मेन कैम्प इसके द्वारा लिखा गया बुक है हिटलर के द्वारा। और उसका प्रचार मंत्री का बात किया है तो प्रचार मंत्री था गोबेल्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए प्रमुख उत्तरदायी था हिटलर। पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था। पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से 1814 के बीच किन दो देशों के बीच लड़ा गया था तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सिटमेक्स सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं होता है। कौन सा देश सम्मिलित नहीं होता है। S4 हो जाएगा सिंगापुर, I4 हो जाएगा इंडिया और T4 हो जाएगा थाईलैंड। सिटमेक्स यानी कि सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड सम्मिलित होता है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं होता है तो ये हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका सम्मिलित नहीं होता है। बात किया जाए भारत और श्रीलंका के बीच तो श्रीलंका और भारत के बीच होता है मित्र शक्ति, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका सिटमेक्स में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट यानी कि प्रेस का, यानी कि जिसे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, प्रेस को चतुर्थ स्तंभ दिया गया है। भारत में प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है और प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। और इसमें भारत का रैंक जो है 159 नंबर है। भारत में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत का रैंक है 2024 के अनुसार 159 और ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 विश्व का सबसे विस्तृत जल मरुमध्य है। विश्व का सबसे विस्तृत जल मरुमध्य कौन सा है तो ये हो जाएगा डेविस जल मरुमध्य, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। डेविस जल मरुमध्य ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है, सबसे विस्तृत जल मरुमध्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेगा। भारत का नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का जो टारगेट है वो है 2070, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इंग्लिश कैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इंग्लिश कैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो ये थे मिहिर सेन प्रथम भारतीय थे। वही महिला का बात किया जाए तो वो थे आरती शाह, ठीक है। अगर प्रथम पुरुष थे वो मिहिर सेन और प्रथम महिला जो थे वो आरती शाह थे। बात किया जाए मेहर मूसा का तो मेहर मूसा जो हैं वो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला वो हैं मेहर मूसा। वही बात किया जाए साजन प्रकाश का तो साजन प्रकाश एक प्रमुख तैराक खिलाड़ी हैं। साजन प्रकाश एक प्रमुख तैराक खिलाड़ी हैं जो भारत से हैं। और वैद्यनाथन जो हैं वो पाक स्ट्रेट को पार करने वाले हैं। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं वैद्यनाथ। यहाँ पूछा गया था इंग्लिश कैनल जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है उसे पार करने वाला प्रथम भारतीय हैं मिहिर सेन। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 31 विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है तो तुर्की के वान झील में, जिसकी लवणता है 330%। तुर्की के वान झील में लवणता है 330%। यह सर्वाधिक लवणता इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर फॉन कहाँ की
सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। स्थानीय पवन है और क्षेत्र दिया गया है। बात किया जाए फॉन का, तो फॉन उत्तरी अमेरिका में आल्प्स पर्वत पर चलता है, स्विट्जरलैंड में फॉन जो चलता है आल्प्स पर्वत पर स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में। स्विट्जरलैंड में सामून जो चलता है वो चलता है कुर्दिस्तान में। सेंटियाना जो चलता है वो चलता है कैलिफोर्निया में। सेंटियाना और जोंडा चलता है अर्जेंटीना में। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। फॉन आल्प्स पर्वत पर, शामून कुर्दिस्तान में, सोंटियाना कैलिफोर्निया में और जोंडा अर्जेंटीना में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाएगी, तो ये पाई जाती है शांत घाटी केरल में। बात किया जाए शांत घाटी का, तो शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में और केरल राज्य में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट के कारण तथा विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय क्षेत्र में उच्च तापमान होने के कारण उच्च बारिश भी होता है और बारिश ज़्यादा और तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे पूछा गया था सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो ये हो जाएगा शांत घाटी जो है वो है केरल में। सुरमा घाटी है वो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी कश्मीर में हो जाएगा और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है फूलों की घाटी। तो सबसे दक्षिण में है वो हो जाएगा केरल शांत घाटी। बात किया जाए भारत में, तो भारत और जो विषुवत रेखा है, भारत और विषुवत रेखा के बीच जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर की दूरी है भारत के सबसे दक्षिण बिंदु और विषुवत रेखा के बीच। तो जिस प्रकार से हम ऊपर जाते हैं जिस प्रकार से हम ऊपर की ओर जाते हैं यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी देखने को मिलेगा। यानी कि जो दक्षिण वाला पार्ट होगा उसमें जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, अर्थात हो जाएगा यहाँ पे शांत घाटी केरल का। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है। ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है, तो जीव और वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। जीव और वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है ट्रैफिक रिलेटेड। नेक्स्ट है अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होती है। सक्सेशन मीन्स होता है एक निश्चित क्षेत्र में उचित रूप से चेंज। सक्सेशन मतलब क्या होता है, तो सक्सेशन मीन्स होता है कोई भी एरिया में एक सक्सेशन चेंज यानी कि कुछ पीरियोडिकल चेंज जो होना वो कहलाता है सक्सेशन। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है वो होता है जलवायु का। अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन किसे कहेंगे, तो कोई भी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो चेंज होगा वही सक्सेशन कहलाता है और उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है जलवायु। हालांकि यहाँ पे मृदा समुदाय और जैव घटक का भी प्रभाव होता है, भूमिका होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा जलवायु का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। बात किया जाए कार्टेजोना प्रोटोकॉल का, तो कार्टेजोना प्रोटोकॉल जैव विविधता यानी कि बायोसेफ्टी से रिलेटेड है जो 2003 में आया था। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से यानी कि जैव विविधता से संबंधित है जो 2003 में आया। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है जो 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून 1972 को, और इसी दिन हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस और इसी दिन UNEP का भी गठन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था जो मॉन्ट्रियल कनाडा के जगह में है और ये रिलेटेड है ओजोन परत के डिप्लेशन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो जल संरक्षण से नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल वो है जल संरक्षण से नहीं हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ वो होता है भारत में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्लोबल वार्मिंग में हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और क्योटो जो है जापान का एक शहर है और क्योटो में अपनाया गया 11 दिसंबर 1997 को और लागू होता है 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल जो 2005 से लागू है। ऑप्शन हो जाएगा डी।
डी जो है वो रिलेटेड सही नहीं है। जल संरक्षण से नहीं। बात किया जाए जल संरक्षण से तो जल संरक्षण अधिनियम आता है 1974 में। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आता है जल को संरक्षण करने के लिए। वही क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आता है? कौन सा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आता है? बात किया जाए भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या अभी वर्तमान में 6 है, जिसमें प्रथम जो है वो है तमिल, जिसे 2004 में सम्मिलित किया गया, और द्वितीय है संस्कृत। तमिल और दूसरा जो शास्त्रीय भाषा है वो है संस्कृत, जिसे 2005 में सम्मिलित किया गया। वही बात किया जाए सबसे अंतिम में शास्त्रीय भाषा कौन सा बना है, तो वो बना है उड़िया। ठीक है, उड़िया जो है सबसे अंतिम बना है और ये बना है 2014 में। अभी हाल फिलहाल में फारसी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग हुई है। यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदी त्यौहार के साथ मेल खाता है। सिख धर्म के द्वारा बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है। यह कौन सा हिंदू त्यौहार के मेल से खाता है, तो ये हो जाएगा दिवाली, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम का, ऑप्शन हो जाएगा बी। सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है, तो यह है भरतनाट्यम का, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कीबोर्ड के बीच संचारण में किस प्रकार का ट्रांसमिशन सम्मिलित होता है? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में कौन सा ट्रांसमिशन होगा, तो ये होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस प्रकार सी होता है, बेसिक होता है, जावा होता है, फॉर्ट्रैन, कोबोल, ये सभी कंप्यूटर के विभिन्न लैंग्वेज हैं। इसी के अंतर्गत एक आता है जावा, और जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा, जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। जावा, सी प्लस प्लस, बेसिक, फोर्ट्रेन, कोबोल, ये सभी कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं। ठीक है, जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जावा का आविष्कार किए जेम्स गोसलिंग के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। दिवस है और अवसर। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। वही बात किया जाए 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को मनाया जाएगा हिरोशिमा दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये 5 जुलाई नहीं 5 जून हो जाएगा। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इसका 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में एलटीटीई में पहले टी का अर्थ क्या है? पूरा नाम होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एलटीटीई का पूरा नाम है। तो इसमें पहले टी का नाम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा टाइगर्स। बात किया जाए एलटीटीई का, तो इसका गठन 1976 में वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन के द्वारा किया गया था। एलटीटीई का गठन 1976 में वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन के द्वारा किया गया था, जिसका पूरा अर्थ होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले टी का मतलब पूछा गया था, तो ये हो जाएगा सी, टाइगर। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, यूएनईपी का मुख्यालय डरबन नहीं बल्कि केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या के राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका गठन 5 जून 1972 को होता है। और अगले वर्ष 1973 से हम प्रतिवर्ष वैश्विक पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यूएनईपी का मुख्यालय जो डरबन नहीं होगा, ये हो जाएगा केन्या। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र, बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया जाता है, जिसके 6 अंग होते हैं। जिसके 6 अंग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद। यहाँ पे राज्य परिषद है, वो राज्य परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है,
सूची 1 को 2 के साथ सुमिलित करना है। अन्नू रानी, अन्नू रानी का संबंध किस चीज़ से है? तो अन्नू रानी का संबंध है भाला फेंक से। वही पारुल चौधरी 5000 मीटर दौड़ से संबंधित है। तजिंदर पाल सिंह तूर ये हैं गोला फेंक से। और पलक गुलिया का संबंध 10 मीटर एयर पिस्टल से है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अन्नू रानी का संबंध भाला फेंक से, पारुल चौधरी का संबंध 5000 मीटर दौड़ से, तंजीर पाल सिंह तूर का संबंध गोला फेंक से और पलक गुलिया का संबंध 10 मीटर एयर पिस्टल से है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि होती है कितनी? तो 8.81 इंच से 9 इंच तक। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, बात किया जाए नॉर्मन बोरलॉग का तो ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। वही भारत में बात किया जाए तो ये हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं और ये मैक्सिको से संबंधित थे। मैक्सिको गेहूं पे लाया गया था, मैक्सिको से संबंधित थे। तो ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो कृषि विज्ञान में दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि विज्ञान। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था और इसका जो रिलेशन हो जाएगा कृषि विज्ञान से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार, बात किया जाए भारत में और म्यांमार के बीच जो अभी हाल फिलहाल में इस पे बाउंड्री का फेंसिंग कराने का बात किया जा रहा है भारत और म्यांमार के बीच। तो भारत और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच ये हमारा पार्ट कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हो जाएगा हमारा एरिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये सभी जो 4 राज्य हैं वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हैं। अराकान योमा पर्वत यहाँ पे स्थित है। अराकान योमा पर्वत। म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है किसे? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है किसे? ऑप्शन दिया गया है गंगा का मैदान और शिवालिक पहाड़ी, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये हो जाएगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय को। ऑप्शन हो जाएगा सी। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है किसे? तो बृहद हिमालय को और लघु हिमालय को। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को। देखिए, बात किया जाए ये शिवालिक, ये हमारा शिवालिक है, लघु हिमालय है और ये बृहद हिमालय है। तो यहाँ पे होता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहाँ पे होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। यानी कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। वही लघु हिमालय और शिवालिक को पृथक करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो पूछा गया था मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है यानी कि MBF पृथक करता है किसे? तो बृहद हिमालय यानी कि लार्ज हिमालय और स्मॉल हिमालय को, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो यह एक सरोवरीय मैदान का हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रीवियस में भी पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन है एक सरोवरीय मैदान का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसे हिंदोस कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा डी। सिंधु नदी को हिंदोस कहा गया और इसी के कारण भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदोस और हिंदुस्तान। बिपाशा जो था वो ब्यास का नाम था। बिपाशा ब्यास का नाम मिलता है, ब्यास का नाम बिपाशा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से तो दक्षिणी भारत में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। बात किया जाए राजस्थान में तो राजस्थान में वो होता है बलुई मिट्टी। और बात किया जाए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का प्रमुख है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है? पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीड़, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परमादेश। परमादेश। बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय को, तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वही हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण और बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रीट होते हैं जो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। परमादेश हो जाएगा, परमादेश जारी किया जाता है किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को जब वो अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा होता है तब उसके विरुद्ध जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तब जारी किया जाता है परमादेश। और बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोतक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सी है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो इसका वर्णन आर्टिकल 50 में किया गया है और ये आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विकास को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। बात किया जाए मौलिक कर्तव्य का, तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। 4 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और आर्टिकल जो है वो है 51 के का। 51 में जो 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 11 में एक है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, ये डीपीएसपी में भी है, साथ साथ मूल अधिकार में भी है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये हमारा मूल अधिकार है और ये है संबंधित आर्टिकल 17 में छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना अनुच्छेद 17 के तहत है। तो ये सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार में भी आ जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आ जाएगा। वही बात किया जाए छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ये मूल अधिकार में आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में आर्टिकल जो हो जाएगा 4 के क के अंतर्गत सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ये रहे हैं बीबी गिरी, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं बीबी गिरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ववर्ती क्रम में कौन होते हैं? पूर्ववर्ती क्रम में यानी कि श्रेष्ठ श्रेणी में कौन होते हैं? तो अपने राज्य में राज्यपाल। ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य में राज्यपाल। जो वरीयता अनुक्रम बदलाया गया था उसके अनुसार से पूछा गया है। तो प्रथम होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे सबसे आगे हो जाएंगे इन सभी में अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार, वही कराने का जिम्मा होता है वो राज्य चुनाव आयोग पर होता है। निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक सबसे अधिक कौन होता है? तो सबसे अधिक इलास्टिक है वो है यहाँ पे स्टील। इलास्टिसिटी मतलब जो अपने विरूपक बल लगाए जाने पर अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले वो कहलाता है इलास्टिसिटी। जैसे ही विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे वो अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, ये कहलाता है प्रत्यास्था। यानी कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो हो जाएगा स्टील। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ग्रह के गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग किसके बराबर होता है? बात किया गया है ग्रह का गति का नियम। तो ग्रह के गति का नियम दिया गया था केपलर के द्वारा और केपलर ने 3 नियम दिए थे। ग्रहों से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए थे जिसमें बतलाया गया था कि कलावधि का वर्ग जो होता है वो दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, यानी कि
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो वो कहलाता है बल आघूर्ण। F इक्वल टू यानी कि फोर्स बल आघूर्ण होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सी ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं है? कौन एक संचित ऊर्जा का एग्जाम्पल नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा एक प्रकार का संचित ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा भी संचित है, रासायनिक भी संचित है। वही बात किया जाए विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का संचित ऊर्जा नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होता है? यदि इस पर किया गया नेट कार्य हो वो यानी कि वर्क डन हो वो पॉजिटिव हो तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? तो वो बढ़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। W जो हो जाएगा यानी कि F.S होगा वो इंक्रीज करेगा तो गतिज ऊर्जा में भी चेंज होगा और वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो, यदि फोर्स और ए दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र F जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार। गति के न्यूटन्स के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर होता है ma के बराबर, और यहाँ पे m पूछा गया है तो m बराबर हो जाएगा F/A। ऑप्शन हो जाएगा बी। F/A फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन मास हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाएगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक दाएं ओर के ब्लॉक जो कहलाते हैं पी ब्लॉक कहलाते हैं। ये कुछ इस प्रकार है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और नीचे में होता है एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु भी पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में कौन सा प्रक्रम उपयुक्त किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में किया जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा वनस्पति तेल से घी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जियोलाइट क्या होता है? तो जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लौह अयस्क से लोह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो ये होता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। लौह अयस्क से लौह के निर्माण में कौन सा प्रक्रिया सम्मिलित होता है? तो ये किया जाता है रिडक्शन। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? कौन सा एक संयोजी उत्तक? संयोजी मतलब कनेक्टिंग यानी कि कनेक्ट करने वाला टिश्यू नहीं है, तो रुधिर जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल की अवस्था में जोड़े रखता है। अस्थि भी एक प्रकार का सॉलिड संयोजी उत्तक है यानी कि ठोस संयोजी उत्तक है। स्नायु भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। त्वचा का बात किया जाए तो त्वचा जोड़े नहीं रखता है, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा सी। त्वचा संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन है सी सही उत्तर। पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे का सूर्य की ओर झुकना ऑटोट्रोपिज्म कहलाता है, और पौधे में वह हार्मोन जो होता है पौधा को सूर्य की ओर झुका देता है। जैसे हम देखते हैं सूरजमुखी का फल जो होता है सूर्य की ओर झुक जाता है, वो किस कारण होता है? सूरजमुखी के अलावा अन्य सभी पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं, और वह किस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है ऑक्सीन हार्मोन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है एबेसिक एसिड से, एबेसिक अम्ल से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? इंसुलिन हार्मोन के विषय में कथन कौन सा सही है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इंसुलिन का उत्पादन मानव में होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है जिसका उत्पादन मानव शरीर में होता है, और इसका उत्पादन
अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अग्नाशय के अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन वही बीटा सेल से उत्पादन होता है इंसुलिन का उत्पादन बीटा सेल से होता है। अग्नाशय के में 3 सेल पाए जाते हैं, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा से जो निर्माण होगा वो ग्लूकागोन का होगा और बीटा से होगा इंसुलिन का। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया हुगो डी ब्रिज द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं। मानव शरीर में कोशिका का वृद्धि और विभेदन जो होता है अति नियंत्रित होते हैं एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं में नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदर्मन एवं दुर्दर्मन ट्यूमर बनने लगता है। ठीक है, इस नियामक क्रियाविधि में कैंसर में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि कहलाता है। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर में अनियंत्रित कोशिका का वृद्धि होता है। कैंसर में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होता है और ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है। तो इस नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदर्म यानी कि बेनगिन और मैलिगेंट्स ट्यूमर बनने लगते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बोगोज-कोई अभिलेख से, हिस्ट्री से संबंधित है बोगोज-कोई अभिलेख। बोगोज-कोई अभिलेख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवी और देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवी देवताओं के उल्लेख मिलता है बोगोज-कोई अभिलेख के, जिसमें वरुण, नास्त आदि का भी नाम मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? जैन धर्म का प्रमुख मार्ग जो होता है वो होता है अहिंसा अपनाना। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया था। और कौन सा आगम है जो अहिंसा का वर्णन करता है? तो वो है सूत्रकृतांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र जो है वो अहिंसा पर बल देता है। बात किया जाए जैन धर्म का, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम थे वो थे ऋषभदेव, वही 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जैन धर्म में अहिंसा एक प्रमुख माना जाता है। अहिंसा को ही बल दिया गया था। इसी के अनुसार जैन धर्म के लोग कृषि करना भी छोड़ दिए थे। तो इसमें आगम जो माना जाता है वो वर्णन करता है सूत्रकृतांग सूत्र का। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? तो हिंद यूनान, शक, पल्लव, कुषाण। याद रखना ISPK, हिंद यूनान, शक, पल्लव, कुषाण। तो यूनानी, शक और कुषाण सही उत्तर हो जाएगा। हिंद यूनान, शक, पल्लव, कुषाण। ऑप्शन हो जाएगा सी। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी का संबंध आर्य भाषा से है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुगल सम्राट बाबर किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? मुगल सम्राट बाबर किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो बाबर के द्वारा भारत में प्रथम बार 1519 में आक्रमण करता है और पानीपत का जो आक्रमण रहता है वो रहता है 5वां आक्रमण। अगर बात किया जाए पानीपत में इब्राहिम लोदी को मारता है, उसके बाद खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। हालांकि राणा सांगा के द्वारा भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया जाता है। बाद में जब बाबर भारत पर ही रहने का, भारत में रहकर रूल करने का अपना निर्णय घोषणा करता है तो राणा सांगा के द्वारा विरोध किया जाता है और राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ खानवा नामक जगह पे, और जिसे बोला गया खानवा का युद्ध। तो राणा सांगा और बाबर के बीच होता है खानवा का युद्ध 1527 में। 1526 में पानीपत का युद्ध, वही 27 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अंबुर के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंबर के युद्ध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, बिल्कुल गलत है। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो सही नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्पल। अंबर का युद्ध 1752 में नहीं लड़ा गया था, बल्कि 1748 के लगभग लड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल एक सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1919
1919 में। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता जो माना जाता है वो माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ का। चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। भारत में विभिन्न प्रेस पर सेंसर एक्ट लाया गया, जैसे 1878 में लॉर्ड लिटन के समय जो लाया गया था 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो, और अन्य एक्ट 1899 में लाया गया हो, वो सभी प्रेस को सेंसर करने के लिए लाया गया था। यहाँ पे पूछा गया था प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कब लाया गया था, तो वर्ष 1919 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। कानपुर के विद्रोही नाना साहब किस पेशवा के पुत्र थे? कानपुर के विद्रोही नाना साहब किस पेशवा के पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय के। ऑप्शन हो जाएगा सी, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, खलीफा को अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था, तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ और खिलाफत समिति का गठन नवंबर 1919 में किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए खलीफा जो तुर्की में एक पद था, वो मुस्लिम धर्म का प्रमुख पद हुआ करता था, जिसे समाप्त कर दिया गया 1924 में। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, और इसी के विरोध में 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भारत में भी होता है। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में, जो भारत में गांधी जी उसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रकाष्ठा की संज्ञा देते हैं। 1919 में गठित किया गया था खिलाफत समिति। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश पीएम कौन थे? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन हो जाएगा डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में की जाती है। इस समय भी ब्रिटेन के पीएम रहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। बात किया जाए स्टैनली बॉल्डविन का, तो साइमन आयोग का जब गठन हुआ था, तो साइमन आयोग के गठन के समय ब्रिटेन के पीएम रहते हैं स्टैनली बॉल्डविन। वही विंस्टन चर्चिल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के पीएम होते हैं विंस्टन चर्चिल। रैमजे मैकडोनाल्ड का बात किया जाए तो रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 के लगभग 31 से 35 तक रहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के पीएम। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 से स्टार्ट होकर 31 तक चलता है। 17 सितंबर से नवंबर तक रैमजे मैकडोनाल्ड पीएम रहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? ऑप्शन है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स, सेल्फ लोकल गवर्नेंस और पोर्टफोलियो सिस्टम। तो लॉर्ड कर्जन ने इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की गठन किया था। लॉर्ड कर्जन, इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होता है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को आयोग का कार्यकाल कहा जाता है। इसी के समय में बंगाल का विभाजन भी होता है, जो एक प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है। इसके द्वारा इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की गठन की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। पोर्टफोलियो सिस्टम का बात किया जाए तो पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग के समय में आया था, कैनिंग के समय में, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी कैनिंग के समय में ही आया था। तो ये हो जाएगा इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसने पारिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो वो किया है एम वेबर ने। ऑप्शन हो जाएगा सी, एम वेबर ने। कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है समुद्रों की रक्षा, जहरीली अपशिष्टों का निष्कासन, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित और सतत व्यापार। तो सही उत्तर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। हरित शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। रूपांतरण वक्र को उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? ऑप्शन है उत्पाद, तय कीमत, बिक्री चैनल या ग्राहक। सही उत्तर हो जाएगा वो है ग्राहक। विपणन मिश्रण का घटक नहीं होता है, वो होता है ग्राहक।
कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि नियुक्ति सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है, तो वो होता है प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। सबसे अधिक लोग भारत में कृषि क्षेत्र में ही लगे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक नियोक्ता है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। वही बात किया जाए प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत आत कृषि और वन्यजीव, ये जो भी प्राकृतिक से मिलती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नियोक्ता होते हैं, लेकिन भारत के जीडीपी के योगदान में सबसे कम हिस्सा होता है वो प्राथमिक क्षेत्र का होता है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या है? चक्रीय बेरोजगारी, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी एक प्रकार का व्यापारी है, एक प्रकार का बेरोजगारी है जिसमें व्यापार चक्र से मंदी के दौरान पैदा होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम ये लाया गया 1995 में। बात किया जाए पल्स पोलियो को, तो पल्स पोलियो भारत में एक होता है पल्स पोलियो का टीका और है पल्स पोलियो का ओपीवी। ओपीवी का पूरा नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक प्रकार का पोलियो का टीका। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, पोलियो का टीका की खोज किसने किया था और ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम लोग पीते थे 2 बूंद जिंदगी की, जिसका टैगलाइन था ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, उसका खोज किसने किया? तो अगर बात किया जाएगा टीका का, तो पोलियो के टीका की खोज जॉन ई साल्क ने किया था। जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया। वही ओपीवी का खोज अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओपीवी का खोज किया जाता है, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई। ऑप्शन हो जाएगा बी। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है M1+ डाकघर में बचत जमा का। M2 जो होता है M1+ डाकघर में बचत जमा बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? सरकार के ऋण आवश्यकताओं को कौन इंगित करता है? तो राजस्व घाटा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है SEZ। SEZ का पूरा नाम क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भारत में 2005 में लागू किया गया। SEZ लागू किया गया 2005 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध होता है बाह्य क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो यह है तिरहुत का। बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है तिरहुत का, तिरहुत प्रमंडल। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो यह था संथाल विद्रोह के बाद, संथाल विद्रोह। ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार में मानसून का आगमन कब से माना जाता है? तो 15 से 20 जून के बीच, 15 से 20 जून के बीच बिहार में मानसून का आगमन होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं, समाप्त करते हैं। अगला जो होगा वो हमारा होने वाला है सेट नंबर 12। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित हो जाए, वहाँ पे इसका PDF डाल दिया जाता है।